और ब्लास्टिंग से पूरा हाथ मेरा हो गया था। All the information in this series of Pithoragarh episodes are based on conversations with local historians, scholars, general public, newspapers, magazine articles, folklores, and popular legends. If you also have other information related to the subject or a different opinion from any information shared in the video, then please let us know. Your suggestions, additional information will be helpful and encouraging for us. So let's make a common effort at present to understand the past of our place so that everyone gets the benefit in the future. सभी बड़ों को मेरा पहलाग और बाकी सबको एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा हेलो। ऑनलाइन यूके 05 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा धामी। पिछले वीडियो में ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक से पूरी दुनिया परेशान है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है बेरोजगारी। रोजगार के अवसर छिन जाएं तो कैसा महसूस होता है, ये शायद हम में से अभी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा हो। तो आइए जान लेते हैं कि एक समय में पिथौरागढ़ के बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने वाली एक फैक्ट्री अचानक से एक दिन क्यों बंद हो गई। आज है इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की मैग्नेसाइट फैक्ट्री के बारे में, जिसने पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों को लाभान्वित किया। पुरानी पीढ़ी को रोजगार देकर और मॉडर्न पीढ़ी को फोटो डेस्टिनेशन देकर। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। तो मेरे बिल्कुल पीछे आपको नजर आ रही होगी फैक्ट्री की एंट्रेंस और गेट के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है मैग्नेसाइट एंड मिनरल्स लिमिटेड, जो कि इस कंपनी का नाम था। ये एंट्रेंस है और यहाँ पे सभी कर्मचारी लाइन से खड़े रहते थे। 8:45 में जब सुबह सायरन बजता था तो अंदर से एक एक करके सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते थे और फिर उनको एंट्री मिलती थी। ये गेट काफी सालों से बंद है तो यहाँ से तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो हम एक ऑल्टरनेट रास्ते से फैक्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं और फिर आपको फैक्ट्री की डिटेल्स देते हैं। तो आइए फैक्ट्री की हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी केमिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो मैग्नेसाइट होता क्या है? मैग्नेसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जिसे स्टील इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो शुरू करते हैं फैक्ट्री की डिस्क्रिप्शन से, लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, सिस्टर कंसर्न्स। तो सिस्टर कंसर्न्स एक ही ओनर की दो या दो से ज्यादा फैक्ट्रीज या कंपनीज को कहा जाता है जिनके लीगल और फाइनेंशियल राइट्स अलग अलग होते हैं। और ये सिस्टर कंसर्न्स थी एक जानी मानी कंपनी ओरेंट की, जो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से थी जो रेजिन बॉन्डेड मैग्नीशिया कार्बन प्रोडक्ट्स बनाती थी। इस फैक्ट्री के ओनर थे उड़ीसा के एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन जुगल किशोर झुनझुनवाला, जो यहाँ पे अकाउंट्स और फाइनेंस भी संभालते थे, और उनके छोटे भाई थे केपी झुनझुनवाला जो टेक्निकल चीजों को हैंडल करते थे। अभी प्रेजेंट में इस कंपनी के ओनर हैं उन्हीं के बेटे एसके झुनझुनवाला। इस फैक्ट्री के अंतर्गत 3 माइंस आती थी जो 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। ब्लॉक 1 में थी धारी और ढूंगा की माइंस जहां से रॉ मटेरियल को लाया जाता था, और ब्लॉक 2 में थी चंडाक की माइन जहां पे उसे प्रोसेस करके मैग्नेसाइट बनाया जाता था। तो ये है वो रॉ मटेरियल जो धारी और ढूंगा से कलेक्ट किया जाता था और इसे यहाँ पे इस फैक्ट्री में ला करके रिफाइन किया जाता था, और ये है अपनी नेचुरल फॉर्म में मैग्नेसाइट। और फिर इसे प्रोसेस करके बनाई जाती थी ये फायर ब्रिक्स, जो इतनी अच्छी होती थी क्वालिटी में कि ये 1800 डिग्री से लेकर 1900 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी बियर कर सकती थी। आपको ये जानकर बेहद गर्व महसूस होगा कि यहाँ का रॉ मटेरियल की डिमांड टाटा, भिलई, बोकारो और दुर्गापुर जैसे फेमस स्टील इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा थी, और क्वालिटी वाइज एशिया में नंबर 1 मैग्नीशियम यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। तो अब बात करते हैं फैक्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट की प्रोसेस की। तो 1972 में इस जगह पे सर्वे शुरू हुआ और रॉ मटेरियल को एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे ड्रिलिंग और माइनिंग का काम शुरू हुआ। एग्जैक्ट डेट है 24 जनवरी 1974, और उसके बाद 20 साल के लिए जमीन को लीज पर ले लिया गया 23 जनवरी 19
1994 तक। शुरुआत में 112.5 हेक्टेयर जमीन को लिया गया, लेकिन वन अधिनियम लागू होने के बाद उसे घटाकर सिर्फ 38 हेक्टेयर कर दिया गया। 1994 में फिर से लीज की ड्यूरेशन 20 साल के लिए बढ़ाकर 2014 तक कर दी गई। शुरुआत में कंपनी के पास पोल्यूशन कार्ड नहीं था, लेकिन 999 केजी ब्लास्ट कैपेसिटी का लाइसेंस जरूर था। फैक्ट्री की वर्किंग के बारे में आपको यहीं के एक पुराने कर्मचारी एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एक छोटी सी क्लिप हम इस वीडियो में तुरंत बाद इंक्लूड कर रहे हैं। कंपनी बेहद अच्छी चल रही थी, तो जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इससे लाभान्वित हो रहे थे। सबसे पहले लोकलाइट्स, हजारों लोकलाइट्स को यहाँ पर रोजगार का अवसर मिला हुआ था और उस समय पे लोगों के लिए स्टेटस की बात होती थी इस फैक्ट्री में काम करना। साथ ही उड़ीसा और बिहार से भी बहुत सारे वर्कर्स को यहाँ पे रोजगार मिल रहा था। फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के बच्चों की एजुकेशन को भी फंड करते थे और साथ ही आसपास के मंदिर बनाने के लिए भी उन्होंने काफी सारे फंड्स डोनेट किए। SBI को भी इससे इंटरेस्ट मिल रहा था और साथ ही बिजली विभाग को भी काफी फायदा हो रहा था। सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अलावा ट्रांसपोर्टर्स को भी काफी फायदा हो रहा था। जिन जिन की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई थी उनके लिए एक रोजगार का ही साधन बन चुका था। और उसके अलावा कंपनी जो फैक्ट्री है वो ठेकों पर चलती थी, तो लोकल जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्हें भी इससे मुनाफा हो रहा था। कंपनी के मालिकों पर लगातार प्रशासनिक दबाव बनता रहा और लखनऊ और दिल्ली से पोल्यूशन बोर्ड्स के नोटिस लगातार आते रहे। और फाइनली कंपनी के मालिकों ने बात करी मुंबई की थर्मैक्स कंपनी से, जिन्होंने वादा किया कि वो यहाँ पर एक पोल्यूशन प्लांट इंस्टॉल करेंगे। और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जैसे ही प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए सर्वे शुरू हुआ, उसके अगले ही दिन यानी 13 जुलाई 1998 को ये फैक्ट्री बंद कर दी गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा स्थानीय लोगों का सहयोग न मिलना। जब आसपास के पानी के स्रोत सूखने लगे और किसी के भी मवेशियों की मृत्यु हो जाती थी, तो लोग उसका ब्लेम डाल देते थे कंपनी के ऊपर और उसका भारी कंसेशन मांगते थे, जिसकी वजह से बार बार कंपनी ओनर्स के ऊपर प्रेशर आने लगा। एक कारण फैक्ट्री बंद होने का ये भी रहा। फैक्ट्री का बंद होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा परेशान हुए फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स। कितनी दुविधा में उनकी जिंदगी आज भी और कितने दुख में है वो, इसकी एक छोटी सी क्लिप इसके हम तुरंत बाद इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं 74 में माइंस में करता था, पहले लेबरी करता था 2 रुपये 25 पैसे में से। हाथ से हम लोग प्लास्टिंग करते थे, हाथ से हुल बनाते थे। तो हुल बनाते वो बारिश के दिन थे, तो बारिश के दिन में हम 2-4 दिन नहीं आए, तो किसी और पार्टी ने एक बोल्डर में होल बनाया, तो उसने डांटने में उसमें हलवा डाल दिया, टोपी डाल दिया, डांटने में कट गया होगा नीचे से, तो किसी ने वो बत्ती अत्ती निकाल दिया। अब लोग हम लोग 14 साल की उम्र में क्या थे उस टाइम पर, जब हम आए तो तीसरे चौथे दिन बोला भाई इसमें तुम लोग होल बनाओ। अब वो बिल्कुल एकदम बढ़िया हो रहा है और हम लोगों को खुश हो रहे हैं कि जल्दी होल बनना है करके। तो जैसे आधा फीट गया था सुन भी, तो उसके बाद ब्लास्टिंग हो गई इसमें पूरा। और हम 2 आदमी, एक उधर फेंक दिया, मेरे को अलग फेंक दिया, पूरा सुंबी मेरे हाथ में थे और ब्लास्टिंग से पूरा हाथ मेरा हो गया था। उसके बाद मेरे को पूरा डिस्ट्रिक्ट में मेरे को एडमिट नहीं किया, मेरे को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके मेरा इलाज करवाया ही। तो उसके बाद ये एक उंगली ये भी नहीं काटने दिया, बिल्कुल वैसे ही रहने दिया। तो उसके बाद मेरे को कंपनी ने कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जब मैं कुछ ठीक हुआ, तो जब प्लांट चालू हुआ तो बनना शुरू हुआ, तो मेरे को यहाँ रख दिया, टाइम ऑफिस में रखा, पहले टाइम ऑफिस में रखा। उसके बाद फिर जब ये प्लांट चालू हो गया, 1 नंबर के लिए हमारी चालू हुई, तो मैं यहाँ बैगिंग असिस्टेंट के रूप में मेरे को यहाँ भेज दिया ये माल के बारे में। बस वो एक तिवाड़ी जी थे, वो बुढ़ा था बेचारा, उसने मेरे को सब सिखाया, ये डीबीएम है और ये कैल्साइन है, ये कच्चा रॉ मेटेरियल है करके उसने मेरे को सिखाया। और मैं उसी से सीख करके पूरा मैंने सीख लिया काम। तो उसके बाद मेरे को बैगिंग असिस्टेंट का वो दे दिया। तो 8 घंटा हम लोग शिफ्ट में ड्यूटी करते थे, 3 शिफ्ट चलते थे, तो हम लोग 3 आदमी शिफ्ट में थे पहले। उसके बाद दूसरा नंबर 2 नंबर की लाइन चल गई, फिर मेरे को बैगिंग सुपरवाइजर का वो दे दिया। फिर उसके बाद फिर रोटी की लाइन चल गई, तो मेरे को इंचार्ज टाइप का कर दिया। उन लोगों को 3 आदमी को शिफ्ट में डाल दिया, मेरे को दिन की ड्यूटी दे दी, भाई तुम पूरा काम देखो करके। तब जब ये क्लन माल आता था हमारा डीबीएम, हम लोग इसको शूटिंग करते थे बढ़िया करके। ये डीबीएम है और ये कैल्साइन है और एक कच्चा पत्थर है, कच्चा यहाँ फेंकेंगे, कैल्साइन यहाँ, डीबीएम यहाँ। तो ये डीबीएम हम यहाँ फिर लेबर क्या करता था, टोकरी में ले जा करके, वो इम्पैक्ट मिल है हमारा एक, उसमें जाली लगी है लंबी, उसमें हम लोग 4 किस्म का माल निकालते थे। जिस पार्टी का जैसा ऑर्डर आएगा, 16, 26, 01, 02 +6,
इस टाइप का हम जो जिस पार्टी का ऑर्डर होगा उस पार्टी का वैसे माल बना करके हम लोग बोरों में 50-50 kg का कट्टा बना करके अलग अलग गोदामों में अलग अलग माल रखेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर सेना साहब थे, वो हमारे महीने में एक बार 2 बार चेक करने वाले ठहरे गोदामों को, तो कौन सा माल क्या है कैसा करके वो पूरा वो करते थे उनका। तो इतना डस्ट आता था हम लोगों का, मुंह नाक बिल्कुल, बस हम लोग तो उसी में काम करते थे पूरा, कोई नहीं, बस 3-3 7-8 दिन तक ऐसे निकालने वाले हुए बिल्कुल खोटे। और एक साहब आए तो उनने क्या किया, तुम लोग मत आओगे, ये गुड़ का वो ले लेना, गुड़ ले लेना, एक एक ढेड़ा गुड़ का देने वाले ठहरे, तो गुड़ खाते थे साहब। तो हम लोगों ने ऐसे काम किया था। अब उस टाइम पर मेरी 14 साल की थी, 2 रुपया 25 पैसा मेरी मजदूरी थी, तो हम लोग बहुत गरीब घराने के थे। तो साहब हमारे माँ बाप, मैं उस दिन बोल के गया था बाबू को, बाबू आज हलवा बनाएंगे, एक तौले में गर्म पानी बना के रखना, मैं गुड़ की भेली लाऊंगा। तो घर में बाबू ने एक तौला तांबे का उसका पित्तल का तामा बनता था, उसको साजी से पोंछ करके तो गर्म पानी रखा था। तो लड़का आएगा, गुड़ आएगा, हम आज ये बनाएंगे। तो घर में आदमी जाता है कि भाई उसके हाथ में तो प्लास्टिक से लग गई है, तो वहाँ हॉस्पिटल है। तो कैसा आपका वैसे डो डाल करके माँ बाप वहीं पहुँच गए थे। तो इस टाइप से अब हमने कुछ नहीं, हमने पूरा जी जान लगा रखा प्लांट में साहब, कोई हमने इसमें कसर नहीं करके 24 घंटा मैंने इस प्लांट में काम कर रखा है। मेरा नाम केसी भट्ट है, पिताजी का नाम लेट श्री एन डी भट्ट, नारायण दत्त भट्ट। मैं यहाँ पर 5 अक्टूबर 1979 में मैंने ज्वाइन किया इसको एज ए ट्रेनीज, ठीक है। उसके पश्चात मेरे को यहाँ से इनके द्वारा उड़ीसा में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहाँ पर मैंने बर्निंग के संबंधित जानकारी वहाँ से प्राप्त की। उसके पश्चात मेरे को पिथौरागढ़ में यहाँ इंचार्ज के रूप में इनके द्वारा वो दिया गया पोस्ट। तो नंबर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जो बीच वाली क्लीन है ये नंबर 1 क्लीन है, उस समय ये चल रही थी। नंबर 2 अंडर कंस्ट्रक्शन थी ये उसमें। तो नंबर 1 जो क्लीन थी हमारी पुरानी एक्टिविटी थी, इसमें नेगेटिव प्रेशर में चलती थी ये क्लीन। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती थी, 225-250 लीटर पर टन हमारा इसमें खर्चा आता था, और मैन पावर बहुत लगती थी। 10 लेबर एक ओर से डिस्चार्ज पीट में लगते थे, 10 लेबर एक ओर से नीचे चंक आते थे, तो उनको मैनुअली हम वो करते थे, ब्रेक करने के बाद इसको हम पुल करते थे पंजियों के द्वारा या लेबर के द्वारा। इस नेगेटिव का जब हमने देखा कि इसमें एफिशिएंसी कम है, क्वालिटी थोड़ी हल्की है, तो इसके साथ साथ नंबर 2 तैयार हो गई थी। यह पॉजिटिव प्रेशर क्लीन। ये क्लीन जो है नीचे से ऊपर तक टोटल सील रहती है, कहीं से ओपनिंग नहीं है इसमें। अगर इसमें कोई अगर एक बार गलती से इसमें ओपनिंग हो गई थी तो यहाँ से बैकफायर हुई थी, वो कंटीन तक गया था, इसमें अंगारे निकल के बिल्कुल वो डोर लगाने में, लॉक करने में उससे वो गलती होगी। ये पॉजिटिव प्रेशर क्लीन में 2 फायदे हैं, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, प्रोडक्शन रेट अच्छा मिला, क्वालिटी वाइज अच्छी मिली, तो इससे कंपनी की माली हालत थोड़ी इंप्रूव हुई। हालत जो अच्छी होने के साथ साथ अब वो जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो है रोटरी क्लीन। तो इस क्लीन से जब ब्रेकिंग करता था मैनुअली तो चिप्स निकलते थे थोड़े, वो चिप्स हमारे वेस्ट हो जाते थे, जैसे आप डाल देते थे, तो वो चिप्स हमारे जो है रोटरी क्लीन में हमारे काम आने लगे। और रोटरी क्लीन का फीड करने के लिए टॉप में माइनिंग में हमारे पास वो लगे हुए थे क्रशिंग यूनिट्स, तो वहाँ से चिप्स आता था, यहाँ से ये डस्ट वगैरह जो होती दोनों मिक्स करके इसमें फायरिंग में हो जाता था, इसका वेस्टेज हमारा यूटिलाइज हो जाता था। लेकिन रोटरी क्लीन का जो था फ्यूल फैक्टर 300 प्लस जाता था, 300 प्लस, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी हमारी हाई साइड में थी। अच्छा, आज तक तो इसमें थर्मेक्स का ये हमारे पास पॉल्यूशन इक्विपमेंट नहीं था। इक्विपमेंट लगने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पर टन थी ये थी 195 से 200 तक। नंबर 2 जो बीच की पॉजिटिव क्लीन है हमारी, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी जो हमारी थी बहुत कम थी, और पर टन जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था 180 पर टन के करीब आता था। तो इसमें क्वालिटी वाइज हमारा अच्छा हुआ, इंप्रूवमेंट अच्छे हुए, दोनों क्लीन चलती थी। बीच वाली क्लीन को हमने क्लोज कर दिया था, क्रशिंग यूनिट में जाता था, मटेरियल पैक वगैरह हो जाता था। नंबर 1 क्लीन में एक एक्सीडेंट भी हुआ, महेंद्र नाम का एक हेल्पर था, उसको बैक फायर से कंपनी जब डिस्चार्ज हो रहा था तो बैक फायर हुआ, बैक फायर से वो बर्न हो गया था, जिसकी डेथ हॉस्पिटल में हो गई। नंबर 2 क्लीनों में भी कई बार एक्सीडेंटल केस हुआ करते थे, जिसमें एक दो केस हमारे साथ भी हुए, जैसे ये साइड में चिक में हमारा रॉड लग गया था। तो इस तरह से एक्सीडेंट होते रहते थे, इसमें छोटे मोटे होते थे, लोग अपना रिकवर करते थे, ड्यूटी में आते थे, कोई बर्न केस हो गया, कहीं कुछ हो गया कटफट, लेकिन उतने नहीं होते थे जितना और जगह सुनने में आता है। तो इस तरह से जो सैप क्लीन वगैरह का था ये अच्छा खासा चलता था। तो उसके बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल पोजीशन हमारी वीक हुई, यहाँ पर आपका फॉरेस्ट एक्ट लग गया,
प्रशासन से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो धीरे धीरे करते ये अपना सिंक होती गई और ये लास्ट 13 जुलाई 1998 को मालिक के द्वारा बंद कर दिया गया। इसमें जो थी सैलरी 97 से दिसंबर 97 से वर्कर को कोई सैलरी नहीं दी गई। वर्कर ने 13 जुलाई 1998 तक विदाउट सैलरी यहाँ पर काम किया, तो वर्कर का पूरा कॉर्पोरेशन मिला, लेकिन सपोर्ट जो था ऊपर मैनेजमेंट का, मालिक का, कुछ तो फंड्स की जरूरत थी उस समय क्राइसिस में, तो फंड का अवेलेबिलिटी नहीं होने से तो धीरे धीरे करके ये क्लोज हो गई। कर्मचारियों का रोजगार तो छिन ही गया था और फैक्ट्री बंद होने से 6 महीने पहले से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला था। तो 1999 में कर्मचारियों ने एक यूनियन बनाई और तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य मयूक मेहर जी ने उनकी मदद की। तो 5 से 6 कर्मचारी यहाँ से हल्द्वानी नैनीताल गए और एडवोकेट गुप्ता जी ने इस केस को लेने के लिए हाँ कह दी। लेकिन वर्कर्स के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था कि उनकी इकलौती उम्मीद एडवोकेट गुप्ता जी की भी डेथ हो गई। उसके बाद एनसीपी के नेता आरसी गहतोड़ी जी ने फैक्ट्री की आर से रिकवर करवाई और उसके बाद कंपनी ने हायर किया एक दूसरे लॉयर एसआर यादव जी को, जो कि चैम्बर नंबर 20 में बैठते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और अभी तक भी वही इनका केस लड़ रहे हैं। और अब इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको जुडिशियल लैंग्वेज में ही समझाते हैं इस छोटी सी क्लिप के साथ। यदि आपको मैग्नेसाइट फैक्ट्री से संबंधित केस हिस्ट्री जाननी हो तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करें। क्योंकि ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, तो आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस सर्च करना है। क्लिक करते ही जो पहला टैब है उस पर आप जा सकते हैं। आप कोई भी केस एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। चूँकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो हम इसे सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सर्च बाय केस नंबर में जाने के बाद केस टाइप, और मैग्नेसाइट फैक्ट्री का जो केस टाइप है वह है स्पेशल अपील SPLA, और जो इस फैक्ट्री का केस नंबर है वह है 1480, और इस फैक्ट्री का जो केस ईयर है वह है 2009। केस फाइल की गई थी पहली बार 2002 में, लेकिन स्पेशल अपील इसमें दाखिल की गई थी 2009 में। और यहाँ पर आप पेटिशनर और रिस्पोंडेंट्स की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। और वर्तमान में रिस्पोंडेंट्स के वकील है SR यादव, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर 20 में बैठते हैं। मैग्नेसाइट फैक्ट्री मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी 12 सितंबर 2002 को, और इस केस की जो आखिरी सुनवाई थी वह थी 16 मार्च 2020 की। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 20 सालों से वर्कर्स लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को कई बार अखबारों ने भी प्रमुखता से दिखाया है। वर्कर्स की ड्यू सैलरी और प्रोविडेंट फंड को मिलाकर के कंपनी को टोटल 35 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपने एम्प्लॉयज को पे करनी है। तो आइए अब जान लेते हैं कि भविष्य में इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन जो कि कंपनी के ही प्रोडक्शन मैनेजर ने हमें बताया वो ये था कि चंडा की पूरी ही मिट्टी में मिनरल कंपोजिशन 95% है और माइनिंग करके यहाँ पे लोगों को फिर से रोजगार दिया जा सकता है। दूसरा और बेहतर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार अच्छे दामों में इस कंपनी की ऑक्शन कर दे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिलता है उससे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यू पेमेंट्स को क्लैरिफाई कर दे। बदलाव के पहिए सिर्फ पन्नों पर ही नहीं, रास्तों पर भी चलने चाहिए। एंड दिस इज द हाई टाइम दैट आवर गवर्नमेंट नीड्स टू ओपन देयर आईज। और ये टाइम है जब लोकल अथॉरिटीज़ को और सरकार को सामने आना चाहिए और इस फैक्ट्री के वेलफेयर में कुछ कदम उठाने चाहिए। थैंक यू। हम लोग यहाँ पर एज ए सुपरवाइज़र सभी विभागों को देखा करते थे 3 शिफ्टों में। उनकी अटेंडेंस है, उनका वेलफेयर है, सब कुछ देखना टाइम ऑफिस का ही दायित्व रहता था। कोई कहीं पे अनलीगल वर्क करता है तो उसको चार्जशीट वगैरह भी टाइम ऑफिस ही पे करती थी। सब करने के बाद वेलफेयर काफ़ी अच्छा था, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का था वो दिया करता था। लेकिन जैसे ही भारत सरकार का खनन अधिनियम लागू हुआ, इसको बंद होने में मूल कारण है भारत सरकार का खनन अधिनियम। इसमें रॉ मटेरियल नहीं आने दिया। माइंस से रॉ मटेरियल का आना बंद हुआ तो हमारी फैक्ट्री का भी बंद होना नितांत था। अब उसमें न तो हमारे प्रशासन ने कोई मदद की, न मालिक ने कुछ हेल्प की।
अब मालिक को यही भ्रम था कि ना 2-4 महीने में खुल जाएगी। दोनों ओर से इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि भाई तीसरी जो बीच में आती है घिर्री वर्कर वो पिस गई। उनको न पेमेंट मिला, न बोनस मिला, न ओवर टाइम मिला। तब से अभी तक हमारा वर्कर का टोटल अमाउंट करीब अब तो करोड़ों में तो होगा ही हमारा भी वर्कर का। 150-200-300 वर्कर है यहाँ पे। अब जो भी हमारे नियोक्ता हैं वो कहते हैं देंगे, कब देते हैं मालिक लोग पता नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मेरा नाम गिरीश चंद जोशी है। मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। 16 साल यहाँ पर मैंने सर्विस की है। तो ये लॉकआउट होने के बाद में हम लोगों को तो ड्यूटी छोड़ने का आदेश नहीं था, तो हमने मजबूरी यहाँ से ड्यूटी की है। 1.5 साल हमने यहाँ पर फोकट में नौकरी की है। अपने बच्चों को, बीवी बाल बच्चों को भूखा मारा। मालिक ने हमारी एक नहीं सुनी, न प्रशासन ने सुनी। लास्ट में हमने 1.5 साल अपने घर से, यहाँ पर लाइट कल गई, अपने घर से केरोसिन ला के यहाँ पर हमने ऐसे इस परिस्थिति में हो कि हमारा माइंस और ये फैक्ट्री का 40 आदमी का स्टाफ है सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर किसी भी आदमी को 1.5 साल तक पेमेंट नहीं दिया मालिक ने। और लास्ट में जो है हम बड़े तंग होके प्रशासन के पास है, हमने ये इसको सब नोटिस देके डीएम के यहाँ नोटिस देके इसका हमने छुटकारा यहाँ से पाया। अब हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो भी पैसा है हमको दिया जाए। ना हमको ग्रेजुटी दी, ना हमारी सैलरी दी। ये आज तक हम यहाँ पर भुगतते हैं, हमारे बच्चे बीवी सब भूख से मर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, भाई हमारा इसकी कोई देखरेख करके, इसका वो करके हमको पैसा दिया जाए। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को स्पेसिफिकली बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आई होप आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और आपके जो भी सजेशंस हैं आगे और इस वीडियो के लिए वो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो में दर्शित जानकारी हमारे द्वारा विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई सूचनाओं पर आधारित है। मैग्नेसाइट फैक्ट्री की लगभग 3.5 दशक की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, जिसे हमने संक्षेप में आपके साथ साझा करने का एक प्रयास किया है। अतीत के पन्ने पलटने में जिस सावधानी, मर्यादा और निष्पक्षता आदि का होना नितांत आवश्यक है, टीम द्वारा उसका यथासंभव ध्यान रखा गया है। वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की राह निश्चित ही मालिकों, सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों के समन्वय, विवेक और सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है और हम उसे समय, नियति, उम्मीद को सौंपते हुए इस प्रस्तुति पर एक अल्प विराम लगाते हैं।